नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावंत। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। 4 जून को यानी आज से ठीक 46 दिन बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं और चुनाव की परीक्षा का पहला सेमेस्टर आज से शुरू हो गया है। एक तरफ पहले चरण की 102 सीटों पर वोटिंग चल रही थी, तो दूसरे चरण की सीटों पर दिग्गजों की रैलियां थी। अमरोहा में जनसभा करते हुए पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर यदुवंशी अटैक किया। इस जनसभा में पीएम और क्या क्या बोले, यह आज मैं आपको बताऊंगा। साथ ही बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, जो शराब के बाद अंडे वाले विवाद में घिर गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने नवरात्र के दौरान जेल में अंडा खाया। इसकी हकीकत क्या है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा बात करेंगे नीतीश कुमार की, जिनकी हैरान करने वाली बातों ने एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। चुनावी रैली में नीतीश कुमार ने क्यों कही धरती खत्म होने की बात, और आरजेडी ने कैसे किया पलटवार, आज मैं आपको यह सब भी दिखाऊंगा। लेकिन शुरुआत लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से। आज 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। वोटिंग का आंकड़ा जहां पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा रहा, तो उसी से सटे बिहार में सबसे कम वोटिंग हुई। अब सवाल यह है कि बिहार की 4 सीटों पर हुई सबसे कम वोटिंग किसके लिए खतरे की घंटी है। देखिए यह खास रिपोर्ट। दो 2024 की चुनावी जंग के पहले दौर के लिए जनता ने अपना फैसला ईवीएम में रिकॉर्ड कर दिया है। 102 लोकसभा सीटों पर पूरे दिन जबरदस्त वोटिंग हुई। कहीं अहले सुबह से बूथों पर वोटरों की कतार लगी थी, तो कहीं चढ़ते सूरज के साथ मतदान केंद्रों पर लोगों का तांता बढ़ता गया। कोई शादी से पहले मतदान के लिए पहुंचा, तो कोई शादी के ठीक बाद। देश के लिए जिम्मेदारी निभाने का जज्बा गजब का दिखा। उम्र किसी के लिए दीवार नहीं थी। जिम्मेदारी निभाने में बुजुर्ग युवाओं से पीछे नहीं रहे। मैदान हो या रेगिस्तान, पहाड़ हो या समंदर का किनारा, पूरा भारत एक रंग में रंगा दिखा। रंग चुनाव का था और जिम्मेदारी मतदान की थी। शाम होते होते देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनता ने 1625 उम्मीदवारों की किस्मत तय कर दी। 18वीं लोकसभा चुनाव के चक्रव्यूह के पहले दरवाजे पर जीत के दावों की होड़ दिखी। देश की जनता ने बहुत अच्छे तरीके से तय किया है कि इस बार कोई गलती नहीं करनी है, किंतु परंतु नहीं, अब की बार मोदी जी, आप खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में दबाने की, लेकिन हमारी आदत है बार बार उगने की। जो पहले चरण से खबरें आ रही हैं, उससे महसूस हो रहा है कि इस बार पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करने जा रही है। छिटपुट हिंसा की गिनती की घटनाओं को छोड़ दें तो मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। सबकी नजर वोटिंग प्रतिशत पर थी। इसके आंकड़ों का सबको इंतजार था। पहले दौर की वोटिंग के साथ ही देश भर की करीब 19% सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। अब दूसरे दौर का मतदान 26 अप्रैल को होगा, जिसमें 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके लिए चुनाव प्रचार ने तूफानी रफ्तार पकड़ ली है। अब मैं आपको चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए मतदान के ताजा आंकड़ों के बारे में बता दूं। शाम 7 बजे के डेटा के मुताबिक पहले दौर में देश भर में 60.03% वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान का औसत 57.66% रहा। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर 53.65% वोटिंग हुई। बिहार की बात करें तो यहां की 4 सीटों पर 47.74% मतदान हुआ। राजस्थान की 12 सीटों पर 51.16% वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान का आंकड़ा 63.50% रहा। महाराष्ट्र की 5 सीटों पर 55.29% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर 77.57% वोटिंग हुई। असम की 5 सीटों पर 71.39% वोटिंग हुई। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर 62.19% वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट पर 65.08% मतदान हुआ।
ये बात आंकड़ों की। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर किए गए सियासी हमले की। प्रधानमंत्री ने दोनों नेताओं को शहजादों की जोड़ी बता डाला। मोदी दूसरे दौर के प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के अमरोहा में थे, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर सनातन के अपमान का आरोप लगाया। फिर मोदी ने अखिलेश यादव से पूछा कि अगर आप सच्चे यदुवंशी हैं तो भगवान कृष्ण का अपमान करने वाली पार्टी के साथ कैसे समझौता कर सकते हैं। यूपी में एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। अमरोहा की धरती से पीएम मोदी ने यूपी के दो लड़कों यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर फिल्मी शोले दागे। दो शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। पीएम मोदी ने इसके बाद एक एक कर राहुल और अखिलेश को निशाने पर लिया। राहुल गांधी पर सीधे सीधे सनातन के अपमान का आरोप लगा डाला। द्वारका में समंदर के नीचे की गई पूजा पर टिप्पणी को लेकर उन्होंने कांग्रेस नेता को घेरा। कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि समंदर के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। हमारी हजारों वर्ष की मान्यता को, भक्ति को, जिसके साक्षात सबूत है, इस तरह खारिज कर रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के खातिर। दरअसल 17 अप्रैल को राहुल गांधी ने पीएम मोदी के समंदर के नीचे जाने का जिक्र अखिलेश की मौजूदगी में किया था। बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में न प्रधानमंत्री न बीजेपी बात करती है। पीएम मोदी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश में जो नेता यदुवंशी का मलाई खाने के लिए निकलते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, अगर आप सच्चे यदुवंशी हैं तो भगवान द्वारिका की पूजा करने वाले का अपमान करने वाली पार्टी के साथ कैसे बैठ सकते हो? कैसे उनके साथ समझौता कर सकते हो? इसे राहुल अखिलेश पर एक तीर से दो निशाना माना जा रहा है, तो इंडिया गठबंधन के नेता भी पलटवार में पीछे नहीं। और इधर पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान बनी है वो झूठ और लूट की बनी है। पश्चिमी यूपी के अमरोहा में दूसरे दौर में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। पीएम मोदी ने अमरोहा की रैली में जो कुछ कहा उसके हर शब्द में चुनावी संदेश छिपा है। अब इसे जरा समझिए। प्रधानमंत्री मोदी ने यदुवंश के अपमान का जिक्र कर यूपी के 10% और बिहार के 15% यादव वोटरों को साधने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने कृष्ण के अपमान और मथुरा का जिक्र कर पश्चिमी यूपी के ब्रज को साधा। उन्होंने राहुल गांधी पर द्वारका के अपमान का आरोप लगाकर गुजरात के वोटरों तक चुनावी संदेश पहुंचाया। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन पर राम भक्तों को पाखंडी बताने का आरोप लगाकर हिंदुत्व की धार के वोटरों को साधने की भी कोशिश की प्रधानमंत्री ने। दिल्ली में हो रही अंडे वाली सियासत। जी हां, अरविंद केजरीवाल जब से जेल गए हैं तब से ही आम आदमी पार्टी उनकी सेहत को लेकर चिंता जता रही है। इस बीच कल जेल में मिठाई खाने के आरोप सामने आए। अब इस मामले में अंडे की एंट्री हो गई है। ईडी की तरफ से जो दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे गए उसमें लिखा है कि 11 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को नाश्ते में अंडा दिया गया। 11 अप्रैल की तारीख इस वजह से अहम है क्योंकि उस दिन नवरात्र का तीसरा दिन था। अब बीजेपी इसी अंडे पर सियासी फंदा लेकर खड़ी हो गई है, तो जवाब में आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह सब बीजेपी की साजिश है।
नवरात्रि के दिन भी वो अंडा क्यों खा रहे थे। केजरीवाल जी नवरात्रों में अंडा नहीं खाते हैं, गलत सूचना दी जा रही है। दिल्ली के शराब घोटाले का मामला, केजरीवाल की गिरफ्तारी, उनके ब्लड शुगर के फ्लक्चुएशन और इंसुलिन विवाद से होते हुए नवरात्र में अंडे वाले नाश्ते तक पहुंच गया। जेल में केजरीवाल की तरफ से ली गई डाइट के चार्ट का हवाला देते हुए ईडी ने कोर्ट में जो दस्तावेज पेश किए उस पर सियासत गर्मा गई है। डाइट चार्ट में अंडे का जिक्र सुर्खियों में क्या आया, बीजेपी ने हल्ला बोल दिया। हैरानी भरा सवाल पूछ रही है कि केजरीवाल जी को अंडा खाना था तो खाते, नवरात्र के बीच क्यों खाया। एक बात जो मुझे बहुत ही चकमे में लाती है और आश्चर्यचकित करती है वो ये कि नवरात्रि के दिन भी वो अंडा क्यों खा रहे थे। मुझे तो लगता था कि वो अंडे से परहेज करते हैं, कम से कम ये तो दिखाते थे। लेकिन क्योंकि ये मान्यता है कि नवरात्रि के दिन कम से कम, मुझे लगता नहीं था कि वो अंडे का सेवन करेंगे। बीजेपी अंडा खाने या न खाने को भले ही आखिर में पर्सनल चॉइस बताकर किनारे हो गई, लेकिन हनुमान चालीसा से लेकर सुंदरकांड तक का अखंड पाठ करने वाले केजरीवाल की इमेज पर इशारों इशारों में ही सही सवाल उठा गई। चुनाव चल रहे हैं, लिहाजा बीजेपी के सवालों पर आम आदमी पार्टी फौरन अलर्ट हो गई, जवाब देने आतिशी सामने आई। कहा कि केजरीवाल की तरफ से ली गई डाइट का चार्ट बदल दिया गया है। अंडा खाने की जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल गलत है। अरविंद केजरीवाल जी नवरात्रों में अंडा नहीं खाते हैं, ये गलत सूचना दी जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पुलिंदा है कि वो एक बीमार आदमी की, उनके खान पान की घटिया राजनीति कर रहे हैं। देश में चल रहे सबसे बड़े चुनाव के बीच अब अंडा ही राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन चुका है। केजरीवाल पर हमला करने वाले हों या उनका बचाव करने वाले, अब इसी अंडे की परिक्रमा कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी अब केजरीवाल के ब्लड शुगर को मुद्दा बना रही थी, केंद्र सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नवरात्र के बीच नाश्ते में अंडे के जिक्र ने गोल पोस्ट बदल दिया। आम आदमी पार्टी अब डिफेंसिव दिखाई दे रही है। ईडी की तरफ से कोर्ट में जो दस्तावेज पेश किए गए उनमें केजरीवाल की डाइट को लेकर क्या कहा गया, यह मैं आपको दिखाता हूं। जेल में केजरीवाल को नाश्ते में अंडा दिया गया। 11 अप्रैल को नाश्ते में 3 अंडे, मिक्स फ्रूट, काला नमक और चाय दी गई। 11 अप्रैल को नवरात्र का तीसरा दिन था। केजरीवाल को ब्रेकफास्ट जेल प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है। लंच और डिनर केजरीवाल के घर से बनकर आता है। लंच और डिनर में अंडा नहीं भेजा गया। खैर, केजरीवाल के नाश्ते का यह हिसाब अदालत को ईडी ने दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल को नाश्ते में अंडे 8 अप्रैल यानी नवरात्र से पहले तक दिए गए, नवरात्र के बीच नहीं। लेकिन उन्हें बदनाम करने के लिए ईडी ने रिकॉर्ड बदल दिए। किसकी बात कितनी सच है, आज ना कल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल रुक करते हैं अगली खबर। जी हां, अगली खबर बिहार से, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से सुर्खियों में है। चुनावी मंच से पहले भी हैरान करने वाली बातें कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी बात को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। नीतीश कुमार बांका में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन सियासत की बात कहते कहते खगोल वैज्ञानिक की भूमिका में आ गए। नीतीश कुमार ने भविष्यवाणी की है कि 100 साल बाद धरती खत्म हो जाएगी। इसका जिम्मेदार हर हाथ में पहुंच चुका मोबाइल फोन। श्री माननीय नीतीश कुमार जी का स्वागत करें। मैदान चुनाव प्रचार का था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बांका के अमरपुर पहुंचे थे। मंच से तेजस्वी यादव पर धुआंधार हमला बोलने के बाद पहले क्या हाल था जी? सीएम नीतीश ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और ऐसा करते करते उन्होंने 100 साल में दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणी कर डाली। 100 साल के अंदर धरती खत्म होगा। पहले भी जब भी धरती खत्म हुआ है यही आ गया है, हर चीज भुला जाएंगे। देखो ना, सब मीडिया चला रहा है। क्या अभी तो आप जीवित रहिएगा। 100 साल के अंदर को होते होते अब वो चीज सब खत्म होगा एक ही बार, और सब चीज भूल जाएगा और सब मर जाएगा।
नीतीश ने यह भी कहा कि उन्हें मोबाइल की वजह से दुनिया खत्म होने की बात पहली बार 2019 में पता चली। आजकल तो चल गया है यही ना, सब तो देखिए ना हमारे नेता है मोबाइल देखते रहते हैं, पहले नहीं देखते थे। हम आजकल एकदम जानते हैं, हम भी पहले करते रहते थे, दिल्ली में तो तब से देखते थे। 2019 में ये मालूम हुआ कि अब इतना ज्यादा बढ़ गया है तो 100 साल के अंदर धरती खत्म होगा। नीतीश का दावा था कि तेजस्वी यादव रोजगार से लेकर दूसरे फैसलों का जो क्रेडिट ले रहे हैं वो गलत है, क्योंकि काम तेजस्वी की नहीं उनकी सरकार में उनकी अगुवाई में हुआ। इससे पहले सीएम नीतीश इस बात को लेकर कुफ्त जाहिर कर रहे थे कि सरकार की उपलब्धियों की बार बार याद दिलाने के बावजूद लोग इसे कम याद रखते हैं। इसकी वजह उन्होंने मोबाइल को बताया था। भूलिएगा मत, याद रखिएगा। अब चलाता है तो यादें नहीं रखता। आजकल तो चल गया है यही ना, सब तो देखिए ना हमारे नेता है मोबाइल देखते रहते हैं। लेकिन उपलब्धियां गिनाते गिनाते नीतीश ने जिस तरह 100 साल में धरती के खत्म होने वाली भविष्यवाणी की, उसने सबको हैरान कर दिया। 100 साल के अंदर तब तक इसको होते होते अब वो चीज सब खत्म होगा एक ही बार, और सब चीज भूल जाएगा, सब मर जाएगा। 16 अप्रैल को पूर्णिया और गया में एनडीए की रैली में नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ मंच पर नजर नहीं आए थे। तभी से उनको लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं। लेकिन अब जब बांका में उन्होंने प्रचार किया तो विरोधियों को फिर एक नया मुद्दा थमा गए। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आज बांका में जो बातें कह रहे थे ये समझ से परे है। जो बातें कही है वो सही है या गलत है ये बीजेपी वाले बताएं और जेडीयू के लोग बताएं। बीजेपी में जा करके वो गड़बड़ा गए। ऐसा पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार के हैरान करने वाले बयान सियासी गलियारे की सुर्खियां बने हों। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर हैरान करने वाली बातें कही हो या फिर उनका व्यवहार चौंकाने वाला रहा हो। नीतीश ने 7 अप्रैल को नवादा की रैली में कहा था कि एनडीए इस चुनाव में 4000 से अधिक सीटें हासिल करेगा। नवंबर 2023 में नीतीश ने विधानसभा में विवादित बयान दिया था। नीतीश ने कहा था कि महिलाएं शिक्षित होंगी तभी प्रजनन दर में कमी आएगी, क्योंकि पुरुषों का इस पर कोई नियंत्रण नहीं। बाद में नीतीश ने इस पर खेद भी जाहिर किया था। नवंबर 2023 में मंत्री अशोक चौधरी के पिता महावीर चौधरी की पुण्यतिथि में नीतीश श्रद्धांजलि सभा में गए हुए थे। यहां उन्होंने श्रद्धांजलि देने के लिए रखे फूल को उठाकर महावीर चौधरी की तस्वीर पर चढ़ाने की बजाय अशोक चौधरी पर बरसा दिया। दिसंबर 2022 विधानसभा में अवैध शराब पीने से हुई मौत पर बयान दिया था कि मरने वालों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा, जो पिएगा वो मरेगा ही। ये तमाम बातें उन्होंने कही। लेकिन 100 साल में धरती खत्म होने वाला नीतीश का बयान बिल्कुल ही अलग है। खैर, ये तो बात नीतीश कुमार की हुई। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। जी हां, उत्तर प्रदेश की एक सीट है अमेठी। यहां चुनाव भले 5वें चरण में है, लेकिन हर रोज इसकी सियासी चर्चा हो रही है। राजनाथ सिंह केरल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे तो अमेठी का जिक्र करना नहीं भूले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी में हिम्मत नहीं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ सके। इसके बाद अमेठी से कांग्रेस की तैयारी का नया ट्रेलर आ गया। लग रहा है जैसे राहुल को यह चुनौती कबूल है। क्या उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक बार फिर सबसे बड़ी टक्कर होने वाली है? अमेठी यूपी की हॉट सीटों में से एक है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक यहां से प्रत्याशी घोषित नहीं किया। बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी पर अमेठी से भागने का तंज कस रहे और इसी बीच केरल पहुंचे राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी की हिम्मत को चुनौती दे डाली। राहुल जी उत्तर प्रदेश से माइग्रेट करके केरल आ गए हैं। पिछली बार वो अमेठी उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गए थे। इस बार अमेठी से लड़ने की वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ये सच है कि अमेठी गांधी परिवार की पारंपरिक सीट है, लेकिन सच ये भी है कि 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था। अब एक चर्चा ये है कि 26 अप्रैल को वायनाड समेत केरल की सभी सीटों पर वोटिंग खत्म होने के बाद राहुल गांधी अमेठी से भी नामांकन भर सकते हैं। इसका इशारा कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश
कर चुके हैं। संगठन चाहती है कि वो अमेठी से लड़े, संगठन चाहती है प्रियंका जी रायबरेली से लड़े। अमेठी में 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होगी। इसके लिए 26 अप्रैल से 3 मई तक नामांकन होंगे और कांग्रेस इसी तारीख का इंतजार कर रही। राहुल गांधी से जब भी अमेठी पर सवाल होता है वो पार्टी के फैसले का पालन करने की बात कहते हैं। अमेठी के बाद जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। राजनाथ सिंह ने केरल में जाकर भले कुछ भी कहा, लेकिन बीजेपी को भी ये पता चल चुका है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। चुनावी मंच से स्मृति ईरानी खुद कहती हैं कि 26 अप्रैल के बाद राहुल अमेठी पहुंचेंगे। हम जानते हैं कि 26 तारीख के बाद राहुल गांधी यहाँ आएंगे। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने हर 2 दिन में अपने वक्तव्य में इस बात को प्रदर्शित किया है कि वायनाड ही उनका परिवार है। हिंदी में कहावत होती है, लोग रंग बदलते हैं। हम लोगों को रंग बदलते देख पाए हैं, लेकिन परिवार बदलते पहली बार नहीं। कांग्रेस ने अब तक ना तो अमेठी से कोई प्रत्याशी उतारा है और न ही रायबरेली से, और इन दोनों सीटों पर जैसे जैसे इंतजार बढ़ रहा, बीजेपी के हमले तेज होते जा रहे। उधर कांग्रेस भी स्मृति ईरानी पर पलटवार करने में देर नहीं कर रही। स्मृति ईरानी का जो बातचीत का स्तर है वो बहुत निम्न है और निम्न हो गया है। मैं इधर भी देख रहा हूँ कि उनकी थोड़ी मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है। अब वो हार की वजह से बिगड़ रहा है या डर की वजह से बिगड़ रहा है, कोई कारण है जिसकी वजह से मानसिक स्तर गिर रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा था, जिसमें वो वायनाड से तो जीत गए थे, लेकिन अमेठी से उनकी हार हुई थी। अब एक बार फिर अगर दोनों सीटों से चुनाव लड़ते हैं तो नतीजा क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। देखिए, अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जो ये इशारा करेंगे कि राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो मेरे पास अमेठी से ही आया है। कुछ दिन पहले तक गौरीगंज में बने कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में सन्नाटा छाया रहता था, लेकिन अब तस्वीर बदलने लगी है। कार्यालय के बाहर राहुल गांधी की बड़ी होर्डिंग लगी है जिस पर वेलकम लिखा है। इसके अलावा कार्यालय के अंदर बने गेस्ट हाउस में रंग रोगन का काम चल रहा है। कार्यालय में उगी घास काटी जा रही है, कोने कोने में सफाई चल रही है और दरवाजों के साथ साथ दीवारों को भी चमकाया जा रहा है। यह वही कार्यालय है जहां पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान गांधी परिवार रात के वक्त रुका करता था, लेकिन राहुल गांधी की हार के बाद गेस्ट हाउस पर ताला लटक गया। उस हार के बाद से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य यहां रुकने के लिए नहीं आया, लेकिन अब यहां पर एक बार फिर से तस्वीर बदल रही है। तो यह तैयारी इस वजह से हो रही है क्योंकि 26 अप्रैल को वायनाड का चुनाव खत्म होने के बाद राहुल गांधी अमेठी पहुंच सकते हैं। अमेठी में कांग्रेस के नेताओं के पास राहुल का संदेश भी पहुंच गया है, लेकिन बीजेपी कह रही है अगर राहुल समझदार है तो अमेठी ना आए। राहुल गांधी जी यकीनन अमेठी आएंगे, स्मृति ईरानी को हराएंगे, भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। राहुल गांधी जी के अमेठी लड़ने न लड़ने पर भारतीय जनता पार्टी बेचैनी है। जिस तरह से राहुल गांधी जी दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को साफ करके आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट लड़ने से यहां भी भारतीय जनता पार्टी हाफ हो जाएगी। वैसे तो आना नहीं चाहिए, अगर वो समझदार हों तो नहीं आना चाहिए। सारी चीजें नतीजे सामने हैं, अब उनके पक्ष का कोई माहौल यहाँ नहीं है, तो अब कांग्रेस मुक्त होने में बहुत थोड़ा ही समय बचा है।